हे आई एम नितिन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 0-1 बुक के बारे में, जिसके ऑथर है पीटर थिल। यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये किताब 2014 में मशहूर अमेरिकी व्यवसायी और निवेशक पीटर थिल द्वारा ब्लैक मास्टर्स के साथ लिखी गई थी। 0-1 बाय पीटर थिल। पीटर थिल एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक स्टूडेंट जिसका नाम ब्लैक मास्टर था, वह उस लेक्चर का नोट्स बना रहा था। लेक्चर ख़त्म होने के बाद उसने उस नोट्स को अपने फ्रेंड जोन में शेयर किया। वह नोट्स लोगों को इतना पसंद आया, वो नोट्स बहुत जल्दी पूरे कैंपस में फैल गया। इसके बाद पीटर थिल ने ब्लैक मास्टर के साथ मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम 0-1 है। यह बुक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बुक में से एक है। यह बुक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको बताएगी अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसे कैसे शुरू करें। यह बुक आपको एकदम शुरुआती कदमों से लेकर आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी। पीटर थिल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, ग्रेट बिजनेसमैन है, इसी के साथ एक ऑथर भी है। पीटर थिल ने इलॉन मस्क के साथ मिलकर पेपल शुरू की थी, जो कि आज $100 मिलियन के वैल्यूएशन वाली कंपनी है। इसके बाद इन्होंने प्लांटियर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी शुरू की, जो आज अपना IPO लॉन्च करने की स्टेज पर है। तो हम कह सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं वह वाकई में हमें सही डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत ही काबिल इंसान है। 0 से 1 तक जाने का मतलब है कुछ ना होने से कुछ होने तक पहुंचना। यह एक बहुत बड़ी जंप है, बल्कि यह 1 से 100 या 1 से 1000 तक पहुंचने से भी बड़ी जंप है। 0 से 1 तक जाने का ही मैजिक है जो आपको डार्कनेस ख़त्म करने में मदद करता है। इस बुक में पीटर ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए अपने अनुभव की बात की है। उन्होंने इस संबंध में आइडिया और सजेशंस भी दिए हैं। व्हाट इज 0-1? ऑथर ने बताया है कि हम अपने बिजनेस को लेकर 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन है 1 से N की तरफ और दूसरा डायरेक्शन है 0 से 1 की तरफ। 1 दिखाता है सब कुछ मौजूद होना, जबकि 0 दिखाता है कुछ भी मौजूद ना होना। मान लीजिए कि मार्केट में पहले से बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, तो यह 1 की स्थिति दर्शाता है। यहाँ सब कुछ पहले से मौजूद है। आपको इस मार्केट में सब कुछ पता है। बोतल कैसी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ पर यह ज़्यादा बिकती है, इसका कितना बड़ा मार्केट है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 से N की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ पहले से मार्केट में थी आप उसी चीज़ की एक और कॉपी बना रहे हैं। एक लाइन में अगर कहा जाए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कैसे करना है इसका पूरा नॉलेज आपके पास है, तो आप 1 से N की तरफ जा रहे हैं। इसके अपोजिट 0 से 1 की तरफ जाना क्या होगा? जब आप इनोवेट करके कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो पहले से मार्केट में नहीं थी, तब आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके सामने बहुत सी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होगी। आपको नहीं पता होगा कि यह काम कैसे करना है, क्या यह सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 0 से 1 ही जाना होगा। व्हाट इज मार्केट मोनोपोली? पीटर थिल ने जब
पेपल की शुरुआत की तो मार्केट में किसी ने सोचा ही नहीं था कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को एकदम इजी बना दे। दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम नहीं थे। इसलिए पेपल की आज मार्केट में मोनोपोली है। बिजनेस फुल स्पीड में तभी ग्रो करता है जब उसकी मार्केट में मोनोपोली हो। आपको अगर इकोनॉमिक की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट पता होगा। मोनोपोली वह सिचुएशन होती है जहां किसी प्रोडक्ट का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। ऐसी कंडीशन में मोनोपोलिस्ट पूरे मार्केट को कंट्रोल में रख सकता है। वही परफेक्ट कंपटीशन वह सिचुएशन होती है जहां मार्केट में एक ही चीज़ के बहुत से सेलर्स होते हैं। सभी सेलर्स को मार्केट के साथ चलना पड़ता है। कोई अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता क्योंकि कस्टमर फिर वही चीज़ दूसरे सेलर से कम दाम में ख़रीदने चला जाएगा। हमें पढ़ाया जाता है मोनोपोली कस्टमर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है क्योंकि कस्टमर को मोनोपोलिस्ट की मुँह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मोनोपोली के कारण दूसरे छोटे बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं। वहीं परफेक्ट कंपटीशन में कीमतें भी कंट्रोल में होती है। प्रॉफिट भी सब बराबर कमाते हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई गई बाकी बातों की तरफ यह बात भी एकदम गलत है। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन कीमतों को गिराता है। इससे बिजनेस का प्रॉफिट कम होता चला जाता है। जब बिजनेस कम कमाएगा तो वह अपने एम्प्लॉयज़ को भी कम सैलरी देगा। वहीं अगर बिजनेस कोई कंपटीशन फेस नहीं करेगा तो अपना ध्यान अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर में भी दे पाएगा। गूगल इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण है। मोनोपोली ऐसे ही नहीं बन जाती। जब कोई बिजनेस सुपीरियर क्वालिटी का सामान बेचता है तभी कस्टमर दूसरे सस्ते प्रोडक्ट की जगह उसके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं। एप्पल इस बात का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली को हटाया नहीं जा सकता। मोनोपोली बनाए रखने के लिए लगातार अच्छे प्रोडक्ट बनाते रहने पड़ते हैं, वरना कोई और छोटा सा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट बनाकर मोनोपोली को हटा सकता है। इसलिए मोनोपोली वैसी नहीं है जैसी स्कूलों में बताई जाती है। हर बिजनेस को हमेशा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश में रहना चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक जो 0 से 1 की तरफ जाने वाले हर बिजनेस में होते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें यह कैरेक्टरिस्टिक बने होने चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आपके पास हो। इसका ट्रेडमार्क व कॉपीराइट सब आपके पास हो जिससे कोई और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ना कर पाए। अगर ऐसा होगा तो आपके कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट की कॉपी नहीं बना पाएंगे। लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी आपके कॉम्पिटिटर से कम 10 गुना अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से थोड़ी ही अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट भी दूसरों के प्रोडक्ट से थोड़ा ही बेटर दिखेगा। फिर इसको बेचने में आपको दिक्कत ही होगी। एग्जाम्पल के लिए हम अमेज़न को देख सकते हैं। अमेज़न जब स्टार्ट हुई तब वह किसी भी बुक स्टोर से 10 तो क्या सैकड़ों गुना ज़्यादा बुक ऑफर कर रही थी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस, नेटवर्क इफ़ेक्ट। नेटवर्क इफ़ेक्ट वह फिनोमिना होता है जिससे कि एक प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा यूजर्स बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे कि फेसबुक, जब सबसे पहले आपके किसी फ्रेंड ने फेसबुक पर आईडी बनाई होगी तब उसके लिए
वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए उसने अपने बाकी लोगों को भी फेसबुक चलाने का सजेशन दिया होगा। बाकी लोगों के जुड़ने के बाद उसका एक्सपीरियंस और भी बेटर होता गया। अब उस चीज़ का फ़ायदा यह है, अगर आप कोई दूसरा सोशल नेटवर्क लॉन्च करते हैं तो वह इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क तो फेसबुक पर है। सेम इसी कारण से आप व्हाट्सएप चलाना भी नहीं छोड़ सकते। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस के बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा। आपके बिजनेस में इकोनॉमी ऑफ स्केल ऐसी होनी चाहिए, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहे लेकिन बिजनेस स्केल भी होता रहे। इसी चीज़ के लिए हमने ई बुक्स का एग्जाम्पल भी देखा था। एक नॉर्मल किताबों का पब्लिशर किताबों की फिजिकल कॉपी छापेगा जो कि एक लिमिटेड मार्केट में ही अवेलेबल होगी। अगर उसके किताबों की डिमांड ज़्यादा बढ़ती भी है तो उसको और किताबें छापनी पड़ेगी, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। वही जो पब्लिशर ई बुक सेल करेगा तब उसकी ई बुक दुनिया में कहीं भी खरीदी जा सकेगी। ज़्यादा डिमांड ना कभी उसका स्टॉक ख़त्म होगा, ना ही इसे दोबारा से किताबें छापनी पड़ेगी। तो इस टाइप की इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको भी अपने बिजनेस में रखनी चाहिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस, ब्रांडिंग। आपके बिजनेस का एक ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अपने आप को ब्रांड इमेज से जोड़कर देखते हैं। फिर जो ब्रांड उनकी पर्सनैलिटी से मैच करती है वह उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फास्ट ट्रैक को ले सकते हैं। टाइटन वैसे तो हर एज ग्रुप के लोग के लिए प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसने फास्ट ट्रैक की जगह कुछ ऐसे की है, वह ब्रांड पूरे तरीके से यंगस्टर के लिए बनी हुई दिखती है। इसलिए कॉलेज स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक के प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रांड बिल्ड करने से पहले आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब होगा तो कितना भी पैसा आप मार्केटिंग में खर्च कर दो, इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। माइक्रोमैक्स ने एक्स-मैन के हीरो हग जैकमैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन बिना अच्छे प्रोडक्ट के कंपनी केवल हग जैकमैन के सहारे कुछ नहीं कर पाई। द सीक्रेट फॉर 0 to 1, जो इस बुक का बहुत ज़रूरी टॉपिक है। 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आपको कुछ सीक्रेट्स पता करने हैं, क्योंकि 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आप कुछ नया तैयार कर रहे होते हैं। आप जो बना रहे हैं या लेकर आ रहे हैं वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अभी तक उसे दुनिया में किसी ने बनाया ही नहीं है। किसी ने अभी तक उसे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। जो बात किसी को पता ना हो वह सीक्रेट होती है। इसलिए आप जो ढूंढ रहे हैं वह एक सीक्रेट है। आपका काम है उस सीक्रेट को पता करना। जैसे कि एयरबीएनबी के आने से पहले होटल बिजनेस कई सदियों से चले आ रहे थे, लेकिन इतने सालों के बाद भी किसी को यह पता नहीं था अगर ट्रैवलर्स को कम कीमत पर किसी अनजान व्यक्ति के घर पर भी रहने का मौका मिले तो वह होटल की जगह उस घर में रहना पसंद करेगा। होटल्स पर होटल्स खोलने वाले लोगों के दिमाग में भी यह बात नहीं आई। शहरों के कितने सारे घरों में मेहमानों के रुकने की जगह तो होती ही है, तब वही जगह टूरिस्ट लोगों के रुकने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकती। लेकिन एयरबीएनबी का सीक्रेट इस डिमांड और सप्लाई पर चला गया। अब वह बिना कोई होटल खोले पूरी दुनिया में टूरिस्ट को लोकल जनता के घरों में रुकवाकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ द कंपनी ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट करें जिसे आप पहले से जानते हो, जिससे आपकी अच्छी बनती हो, वरना छोटी छोटी कहासुनी के कारण आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी।
कंपनी की ओनरशिप और कंट्रोल में कोई कन्फ्यूजन ना होने दे। यह बात हमेशा क्लियर रखें। कंपनी का लीगल ओनर कौन है, रोज़ के ऑपरेशन कौन संभालेगा, कंपनी के बाकी भारी अफेयर कौन देखेगा। ऐसा करने से भी आगे झगड़े होने के चांसेस कम होंगे। हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को ही हायर करें। पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों से आपकी कंपनी की प्रोग्रेस से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उनके ऑब्जेक्टिव भी आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होगी। कंपनी के फाउंडर या सीईओ को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं अलॉट करनी चाहिए। अगर सैलरी बहुत ज़्यादा होगी तो कंपनी के इनिशियल टाइम में कंपनी का कैश सैलरी देने में ही चला जाएगा। अगर कंपनी का सीईओ खुद को ही ज़्यादा सैलरी दे रहा है, उससे यह दिखाई देता है उसका इंटरेस्ट कंपनी को आगे बढ़ाने में कम और पैसे कमाने में ज़्यादा है। अगर कंपनी का इनिशियल एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी के साथ इक्वलिटी भी अलॉट कर रहे हैं, किसको कितनी इक्वलिटी मिल रही है, यह बात हमेशा कॉन्फिडेंटल होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे की इक्वलिटी के बारे में पता होगा तो उनमें अपनी जॉब को लेकर डिससैटिस्फैक्शन आ सकता है। किसी भी एम्प्लॉय को अगर यह लगेगा उससे कम टैलेंटेड एम्प्लॉय को उससे ज़्यादा इक्विटी मिलती है, या तो वह जॉब छोड़ने का सोचेगा या फिर पूरी ईमानदारी से काम करना बंद कर देगा। यह सभी पॉइंट्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ऑथर ने बताए हैं। कंपनी मार्केटिंग, इससे हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में किस टाइप की मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए आपके पास यह कुछ ऑप्शंस है। कॉम्प्लेक्स सेल्स तब होगी जब आपकी डील्स लाखों और करोड़ों में है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, उसके सेल्स की प्रोसेस भी बहुत लंबी है, तो आप कॉम्प्लेक्स सेल में डील कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो भी खरीदार होगा वह सीधे कंपनी से बात करना चाहेगा, किसी सेल्समैन से नहीं। अगर आप ऐसी कंपनी के मालिक हैं तो आपको कस्टमर से डील करनी पड़ेगी। पर्सनल सेल वह होती है जिसमें सेल्समैन ही क्लाइंट ढूंढता भी है और उनसे डील भी करता है। सेल्समैन तब अपॉइंट किया जाता है जब आपकी कंपनी थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स बेच रही है। इंश्योरेंस और फाइनेंस की कंपनी में सेल्समैन इसलिए अलॉट होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो ज़्यादा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट तब की जाती है जब प्रोडक्ट बहुत लो प्राइस की हो, जैसे कि ग्रोसरी और कॉस्मेटिक आइटम्स की। हम केवल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इनको बेचने के लिए हमारे पास कभी सेल्समैन नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कम पैसों में बहुत सारे लोग तक हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंच जाती है। वायरल मार्केटिंग तब होती है जब प्रोडक्ट की कोर फंक्शनैलिटी उसके यूजर्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करने के लिए एनकरेज करती है। यह मार्केटिंग सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। अगर यूजर्स को ज्वाइन करने और इनवाइट करने की प्रोसेस एकदम इजी होगी तो आपके प्रोडक्ट की वायरल मार्केटिंग होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 7 क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग का कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले आप अपने आप से यह 7 सवाल पूछिए जो हमें ऑथर ने इस पुस्तक के माध्यम से बताए हैं। क्या आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो बाकियों से कई गुना बेहतर है? क्या यह आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का सही समय है? क्या आप समय से बहुत पीछे या आगे तो नहीं चल रहे हैं? छोटे से मार्केट में ही सही, क्या आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपके साथ जो टीम है उससे सही लोग हैं? क्या आपके पास प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर व डिस्ट्रीब्यूट करने का सही प्लान है? क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले 10-20 साल तक अपनी पोजीशन पर बना रहेगा? क्या आपने ऐसा सीक्रेट ढूंढ लिया जिस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई? इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी कंपनी चला सकते हैं। 0 to 1 बुक हमें इतनी बहुत सी चीज़ें बताती है जो एक बिज़नेस और
भी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी सीख देती है। आप इन चीज़ों का ज़रूर पालन करें तो आप ज़रूर एक अच्छी कंपनी व बिज़नेस कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को